नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे और इतिहास के सभी श्रोता, इतिहास में रुचि रखने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कि हम भारतीय लोग कौन हैं हम भारतवासी। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के राजनीतिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में। इस पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, इस पर कई तरह के विवाद हैं और कई अलग अलग तरीके के विचार हैं। हमारा बाहरी आवरण जो भी हो, हम अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, समूह में विभाजित हैं, लेकिन हमारी जो आंतरिक पहचान है, जो हमारी वास्तविक पहचान है, हमारा जो जीन पूल है, हमारा जो डीएनए है, वह क्या कहता है। यानी हमारी जो बाहरी पहचान है वो अलग हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से हमारी जो आंतरिक पहचान है, हमारा जो डीएनए है, वह वास्तव में क्या कहता है। इस पर क्या क्या विवाद हैं और अभी हाल में जो अनुसंधान आए हैं, जो रिसर्च हुई है, वह क्या कहती है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप भारत का नक्शा देख रहे हैं और जब हम इस मैप को देखते हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि इस देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के लोग हैं जिनकी जो बाहरी पहचान है वो अलग अलग है। और बाहरी पहचान क्या है, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर हमारी आंतरिक पहचान अर्थात हमारा जीन पूल और डीएनए क्या कहता है। सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो हम देखेंगे कि यह माना गया कि जो मानव की उत्पत्ति है, ह्यूमन ओरिजिन है, वो मानी जाती है कि अफ्रीका के जंगलों से हुई। चूंकि इतिहास के बारे में कहा जाता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमारी जो अगली पीढ़ी होगी, वह हमेशा पिछली पीढ़ी से सीखते हुए आगे बढ़ती है और उसका जो दृष्टिकोण होगा, उसकी जो तकनीकी होगी, उसका जो दर्शन होगा, वो हमसे बेहतर होता है क्योंकि वो पिछली पीढ़ी के ज्ञान को शामिल करते हुए आगे बढ़ती है। 1920 के पहले हमें यह जानकारी नहीं थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता मौजूद है और आज भी इतिहास के कई ऐसे रहस्य हमारे सामने हैं और उन सभी रहस्यों को हमारे अनुसंधानों के द्वारा, हमारी जो नई नई खोजें हो रही हैं, उससे सामने लाया जा रहा है। हो सकता है आने वाली पीढ़ी कुछ नए दावे करे कि मानव की उत्पत्ति वास्तव में अफ्रीका में होकर के किसी और स्थान पर होती है। कई अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपना विचार दिया और अभी जो माना जा रहा है वर्तमान में, निकट भविष्य में हमारा दृष्टिकोण बदल भी सकता है, लेकिन आज तक का हमारा जो अनुसंधान है वह कहता है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई वह कपि से हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति होती है। यह माना गया कि जो कपि था, एप, उससे मानव का विकास होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई तो होमो इरेक्टस की स्टेज में आ गए और जब हम होमो इरेक्टस की स्टेज में आए उसके बाद धीरे धीरे प्रज्ञ मानव, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग के रूप में आए, जिसको निएंडरथल कहा गया, होमो निएंडरथल। और उसके बाद आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस तक हम आ गए हैं। तो वैज्ञानिक रूप से हम सभी होमो सेपियंस हैं, लेकिन हम कितने अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, हमारा जो बाहरी आवरण है वह कितने अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कपि था ये होमो सेपियंस में बदला और आज तक का हमारा जो ज्ञान है कि चूंकि यह होमो सेपियंस अफ्रीका के जंगलों से पूरे दुनिया में फैला और इसकी बड़ी लंबी यात्रा रही और धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गया। तो हमारी जो पहली पहचान बनी, फर्स्ट आइडेंटिटी, वह थी प्रजाति, जिसको हम रेस कहते हैं। पहली हमारी पहचान है प्रजाति। पूरे दुनिया में आपने प्रजातीय भेदभाव और प्रजाति के आधार पर किस प्रकार हमारी दुनिया पूरी बटी हुई है। जो मूल प्रजाति मानी जाती है उसको हम निग्राइड कहते हैं, कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, अल्पाइन है। तो अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो जो शारीरिक लक्षणों और जैविकी लक्षणों के आधार पर परिभाषित की जाती हैं। हेयर, बाल, त्वचा का रंग, कलर ऑफ स्किन। तीसरी महत्वपूर्ण चीज हमारी नासिका, नोज, और चौथा है स्कल या कपाल। इन चार महत्वपूर्ण जैविकी लक्षणों के आधार पर, बायोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर हम निर्धारित करते हैं प्रजाति को। तो प्रजाति से संबंधी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है
और सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं में, तो यहां पर 4 प्रकार की प्रजातियों के लक्षण मिले। आज भारत में हर प्रकार की प्रजाति के लोग हैं, उनका पूरी तरह से मिश्रण हो चुका है। प्राचीन काल से ही हमारे यहां सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजाति के लक्षण मिले, लेकिन उसके बाद हमारे यहां यवन आए, शक, हूण, कुषाण, यवन आए, और अगर हम मध्यकाल में देखें तो हमारे यहां तुर्क, मुगल, उज़्बेक, और उसके बाद आप देखें अफगान, और अगर आधुनिक भारत में देखें तो हमारे यहां डच, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, यानी अलग अलग लोग हमारे देश में आए और हमारे देश की मुख्य धारा में शामिल होते चले गए। तो आज अगर हम प्रजाति आधार देखें, अर्थात होमो सेपियंस सेपियंस के जैविकी लक्षणों के आधार पर, तो सभी प्रकार के प्रजातियों के उदाहरण भारत में मिलते हैं। हमारे यहां अंडमान की कुछ जनजातियां हैं जिसमें हमें निग्रो जनजातियों के लक्षण दिखते हैं। हमारे यहां काकेसाइड भी है, प्रोटोआस्ट्रलॉइड भी है, अल्पाइन भी है और मंगोलाइड भी है। सभी प्रमुख प्रजातियों के उदाहरण आपको भारत में मिलते हैं। प्रजाति के बाद जो दूसरा मानव का बाह्य विभाजन हुआ वह होता है, बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है, भौगोलिक। आज हम बात करते हैं पश्चिम की, पूरब की या अलग अलग क्षेत्रों की, वह हमारा भौगोलिक विभाजन है। हम यूरोपीय देशों को पश्चिमी देश समझते हैं, वो हमें पूर्वी देश समझते हैं, और इस प्रकार से भौगोलिक रूप से अलग अलग भागों को बांटा गया। कहीं अफ्रीका है, कहीं यूरोप है, एशिया है, यह हमारा एक भौगोलिक विभाजन हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण विभाजन जब हम देखते हैं, वह विभाजन अब होता है अलग अलग क्षेत्रों में आने के बाद, वह है क्षेत्रीय विभाजन। और अगर हमें क्षेत्रीय विभाजन देखें तो अलग अलग क्षेत्र हैं जो अपनी जलवायु के आधार पर, अपनी पर्यावरणीय व्यवस्था के आधार पर अलग अलग हैं। क्षेत्रीय विभाजन आया महत्वपूर्ण सामने। इसके बाद हम चौथी महत्वपूर्ण चीज देखें तो यह है आपको राजनीतिक विभाजन आपको दिखता है। राजनीतिक विभाजन में आपको राष्ट्र, राज्य दिखते हैं। भारत एक राज्य के रूप में सामने आता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये अलग अलग राजनीतिक विभाजन हो गया। राजनीति के बाद हम अगला विभाजन देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण विभाजन है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हम सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, कई अन्य धर्मों में बटे हुए हैं। और फिर धर्म भी अलग अलग संप्रदाय और पूजा पद्धतियों के आधार पर पंथ में विभाजित है। तो कैसे धर्म भी पंथ और संप्रदाय में विभाजित हुआ? तो भारत अलग अलग धर्म, पंथ और संप्रदायों का देश है, और इस मामले में भी हमारे देश में बहुत अधिक विविधता है। अगला महत्वपूर्ण जब हम आएंगे तो है भाषा का आधार पर विभाजन। भारत में 4 प्रमुख भाषाई परिवार हैं। 4 जो हमारे यहां लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं, उन सभी भाषा परिवारों के सदस्य हमारे यहां पाए जाते हैं। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग भाषाएं हैं, और भाषाई आधार पर हमारी पहचान है। कोई बंगला बोलने वाला है तो हम उसको बंगाली समझते हैं, गुजराती बोलने वाले को गुजराती कहते हैं, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी भाषाएं हैं, तो भाषा के आधार पर हम बाहरी आवरण की भी पहचान करते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो पक्ष महत्वपूर्ण है हमारा विभाजन, वो है सामाजिक। सामाजिक विभाजन में कई पक्ष हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है सामाजिक विभाजन में, वह है कि हम यहां पर सेक्स और जेंडर के आधार पर विभाजित हैं। महिला और पुरुष, जो हमारा बायोलॉजिकल और सोशल आइडेंटिटी है, हमारी जैविकी और सामाजिक पहचान है। दूसरा महत्वपूर्ण पहचान भारत में वर्ण की है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण पाए गए, जिसको हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा, जो प्राचीन काल से मुख्यतः अपने कार्यों के आधार पर विभाजित किए गए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन है जाति, कास्ट। पुर्तगाली शब्द कास्टा से कास्ट आया, हिंदी में जिसको जाति कहा गया। आज भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। यह जातियां अपने कार्यों के आधार पर बनी, जन्म के आधार पर बनी, और धीरे धीरे कई हजार ऐसी जातियां सामने आई। तो यह जो हमारा विभाजन है वह सामाजिक आधार पर है। अगला जो विभाजन है
वह सांस्कृतिक आधार पर है, कल्चरल। देश में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं और हम अलग अलग संस्कृति के आधार पर लोगों की पहचान करते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार की संस्कृति से संबद्ध है। हम भारतीय संस्कृति मूल्यों को अपनाते हैं या पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों को अपना रहे हैं, किस प्रकार समाज में परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो विभाजन है वो सांस्कृतिक है। अगला महत्वपूर्ण विभाजन आर्थिक आधार पर है और आर्थिक आधार पर कई वर्गों में बांटा गया और वर्ग संघर्ष की लंबी कहानी कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की। तो अगर हम आर्थिक आधार देखें तो हमारे यहां वर्ग हैं। तो देखिए अलग अलग जो आधार पर आपने देखा कि कैसे होमो सेपियंस आज अलग अलग क्षेत्रों में बाहरी आवरण ओढ़े हुए हैं। कहीं पर हम अलग अलग प्रजाति हैं जो जैविकी लक्षणों के आधार पर है, बायोलॉजिकल फीचर्स पर है, भौगोलिक आधार है, क्षेत्रीय आधार पर, राजनीतिक, धर्म, भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर। मानव आज अलग अलग भागों में बंट गया है और अगर आज हम पूरे दुनिया की महत्वपूर्ण समस्याएं देखें तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि मानव के बीच आंतरिक संघर्ष। आज अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में कहीं प्रजातीय संघर्ष है, लंबे समय तक अफ्रीका में नस्ल भेद, रंग भेद की नीति अपनाई गई, भौगोलिक आधार पर संघर्ष है, क्षेत्रीय संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष आप देख रहे हैं अभी रूस और यूक्रेन के बीच हाल की घटनाओं को, धर्म के आधार पर शायद इतना ज्यादा नरसंहार और इतना ज्यादा विवाद और किसी विषय पर न हुआ हो। कितना यूरोप में भी क्रूसेड हुआ, भारत में भी लंबे समय तक कई धार्मिक आधार पर युद्ध हुए, आज भी दंगे होते हैं। भाषा के आधार पर हमारे देश में भी लंबे समय तक विवाद रहा और अंततः हमारे देश में राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर किया गया। अगला महत्वपूर्ण है सामाजिक। यह भी विवाद का एक बहुत प्रमुख कारण है मानव के बीच। कई अलग अलग सामाजिक समूह हैं जिनके बीच संघर्ष होता रहता है, सांस्कृतिक संघर्ष है और आर्थिक संघर्ष है। तो आज जो बाहरी आवरण है होमो सेपियंस का, वह इतने आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगला महत्वपूर्ण सवाल है कितने बाहरी आवरण होने के बावजूद भी क्या कहता है हमारा आधुनिक विज्ञान, क्या कहता है हमारा जीन पूल और क्या कहता है हमारा डीएनए। हमारी जो आंतरिक पहचान है, जो वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित है, और अगर इसको हम इस रूप में देखें कि दुनिया के सभी मनुष्य, सभी की उत्पत्ति एक जैसी है, अर्थात आज से कई पीढ़ियों पहले हमारी जो उत्पत्ति है वह एक है, लेकिन हमने ढेर सारे बाहरी आवरण ओढ़ लिए और जैसे ही बाहरी आवरण मिल गए उसके आधार पर संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफ्रीका के जंगलों से मानव निकला और अलग अलग क्षेत्रों में होता हुआ आज पूरी दुनिया में फैला और इतने बाहरी आवरण ओढ़कर आपस में लगातार संघर्ष भी कर रहा है, कई जगह सहयोग भी कर रहा है और किस प्रकार से हमारी वैश्विक व्यवस्था आगे बढ़ रही है। अंग्रेजी इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने पुरातत्व पर काफी काम किया और सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में उन्होंने अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया कि भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसका सामान्यतः समय माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, वे कहते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आक्रमण के कारण समाप्त हो गई। मार्टिमर व्हीलर ने यह समझाया कि 1750 के आसपास आर्यों के एक समूह का आक्रमण हुआ जो मुख्यतः यूरोप के क्षेत्रों से आए और इसका उन्होंने कई महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा, तमाम अलग अलग जो बड़े इनके नगर थे, उन नगरों के जीवन को समाप्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने माना मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, कि जहां पर आर्यों के आक्रमण हुए और इन्होंने सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मार्टिमर व्हीलर की यह अवधारणा एक ऐसे औपनिवेशिक इतिहासकार की सोच थी जो भारतीय समाज को इस आधार पर बांटना चाहते थे कि कैसे यहां पर उनका शासन लंबे समय तक चल सके और यह प्रमाणित कर सकें कि भारत में जो मूल निवासी हैं उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव हुआ,
और कैसे आर्यों ने सभ्यता को नष्ट किया। हालांकि मार्टिमर व्हीलर अपने इसके तर्क में कोई महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं दे सके, कोई ऐसा वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं दे पाए। अब हम अगर बात करें वेदों की, तो बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न सामने आया है वेदों का कि वैदिक काल भारत में माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगर इस टाइम को हम माने तो बीच में जो 250 वर्ष का जो गैप है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि बीच में जो 250 वर्ष थे, जो लोग 250 साल बाद आए, आखिर वे उस सभ्यता को कैसे नष्ट कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आया कि अगर उन्होंने सभ्यता को नष्ट किया तो उन्होंने क्यों इस पर कब्जा नहीं कर लिया। इनके जो आवास थे उस पर उन्होंने कब्जा किया होता, उनके कब्जा किए जाने कोई प्रमाण नहीं मिला। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अगर उन्होंने केवल हड़प्पा को समाप्त किया या मोहनजोदड़ो को समाप्त किया, लेकिन बाकी नगर कैसे समाप्त हुए, लोथल, कालीबंगा और जो सिंधु घाटी सभ्यता दूर दूर क्षेत्रों तक फैली हुई थी, उसको उन्होंने किस प्रकार से समाप्त किया। तो कोई भी ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं दे पाए मार्टिमर व्हीलर। इसलिए उनकी यह जो कहानी सामने आई कि आर्यों ने सभ्यता को नष्ट किया और मूल निवासियों के यहां से भगा दिया, वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हो पाई। लेकिन जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने इस तथ्य को लगातार आगे बढ़ाया। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तार्किक कारण नहीं था। लेकिन यह कहानी धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगी, उसके बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष जो दिया गया वह हमारे देश को विभाजित करने की जो बड़ी चाल थी उसके रूप में सामने आया। और दक्षिण भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और जिस आंदोलन को बाद में राजनीतिक रूप भी प्राप्त हुआ। पहले वह आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, बाद में यह जस्टिस पार्टी आंदोलन के रूप में बदला। और जस्टिस पार्टी ने ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी ने इस आंदोलन की शुरुआत किया, और पेरियार जी ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। आर्य और द्रविड़ की जो थियरी थी कि द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी हैं, और कैसे आर्यों के विरुद्ध एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जाए, और कैसे आर्य सभ्यता संस्कृति को नकार करके जो यहां के मूल निवासी हैं द्रविड़, कैसे हम उनके राजनीतिक अधिकारों की, उनके सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। पूरे तमिलनाडु में, उस समय के मद्रास प्रांत में यह आंदोलन काफी सफल रहा। और आज भी दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु में, आर्य और द्रविड़, और खासतौर पर वहां की जो द्रविड़ राजनीति है, वह लगातार इस प्रश्न को आगे बढ़ाती है। उत्तर भारत में भी देखा गया, कुछ राजनीतिक दलों ने मूल निवासी बनाम बाहरी लोगों का नारा दिया। और यह बड़ा महत्वपूर्ण सामने आया प्रश्न कि क्या वास्तव में आर्यों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया और द्रविड़ों को सुदूर दक्षिण तक खदेड़ दिया, और उन्होंने इनकी सभ्यता और उनकी व्यवस्था पर कब्जा किया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक सामने आया, हमारे देश में जातीय आधार पर जनजातीय अस्मिता के प्रश्न सामने आए पूरे आधुनिक भारत में, कि जनजाति लोगों ने स्वयं को मूल निवासी माना, अपने जल जंगल और जमीन जैसे अधिकारों की मांग करना शुरू किया। और अगला जो महत्वपूर्ण सवाल आया कि आज कई राज्यों में भी बाहरी बनाम मूल निवासी, जो वहां का मानुष है, वहां की मिट्टी का इंसान है, वह वहां का मूल निवासी है, बाकी लोग बाहरी हैं। ऐसे प्रश्न जो बार बार हमारे इतिहास में आते हैं, तो क्या वास्तव में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है, या यह केवल एक राजनीतिक धारणा है कि हम भारतवासी जो भी हों, और जैसा कि अभी आपने देखा कि माना गया कि मानव की उत्पत्ति तो अफ्रीका के जंगलों से हुई, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, यह प्रश्न तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन यहां का कौन मूल निवासी है, कौन मूल निवासी नहीं है, और किसके अधिकार ज्यादा हैं, किसके अधिकार कम हैं, और इस आधार पर जो भी संघर्ष हैं, उसके पीछे
कई राजनीतिक और सामाजिक तर्क तो दिए जा सकते हैं, लेकिन अब अगर हम इसको विज्ञान के नजरिए से देखें कि आखिर इस पर विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा जो आधुनिक शोध है वह क्या कह रहा है, तो इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि द्रविड़ों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी और बाहरी आक्रमणकारी आर्यों ने इसको समाप्त किया, उस पर पहला प्रश्न चिन्ह लगा कि पहले कहा गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, यह आर्य सभ्यता की महत्वपूर्ण पक्ष था। लेकिन जब लोथल में और सुरकोटवा में ऐसे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों से घोड़े के अवशेष मिले, तो इतिहासकार इसका प्रश्न नहीं दे पाए, और ऐसे इतिहासकार जो ये मान रहे थे कि आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट किया और उन्होंने इस पर कब्जा किया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि हमें लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली, जो बाद में आर्यों का प्रमुख धार्मिक कृत्य था, कि चूंकि अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ मानते थे और उनकी जो सारी क्रियाएं होती थी वो अग्नि के माध्यम से होती थी। तो यहां पर लोथल और कालीबंगा में बड़े बड़े अग्निकुंड पाए गए। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका। लेकिन जब हरियाणा के भगवानपुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में खुदाई हुई, तो एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यह सामने आया कि अलग अलग स्तर पर, सबसे नीचे जब खुदाई हुई तो यहां सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहा गया, उसके अवशेष मिले, उनके मृदभांड अर्थात पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन मिले, और उसके ऊपर वाले पर हमें जिन्हें सांस्कृतिक रूप से आर्य कहा गया उनके लक्षण मिले, उनके मृदभांड और उनके सामान मिले। तो इससे निष्कर्ष से निकला कि ये केवल सभ्यता के अलग अलग चरण थे, और दोनों सभ्यता के लोग, जिन्हें दो अलग अलग सभ्यताएं कहा गया, वे सभी एक साथ निवास करते थे, उनमें कोई संघर्ष जैसी कोई बात सामने नहीं आई। इससे इतिहासकारों में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि वास्तव में ये जो प्रश्न आए कि सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट कर दिया और इनकी सभ्यता पर कब्जा किया, उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। क्योंकि मार्टिमर व्हीलर ने तर्क तो रखा, लेकिन कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं दे पाए। इसके बाद हाल ही में, इस समय बहुत चर्चा में है, आपने भी सुना होगा कि भारत के कुछ स्थानों पर अभी जब ICHR, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, और देश के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने काम करना शुरू किया, तो हमें कई स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं, और वह प्रमाण खासतौर पे जो राखी गढ़ी का प्रमाण है, कि जहां पर हमें रथ का प्रमाण मिला, और कई ऐसे हमें कंकाल मिले जिनका भी DNA परीक्षण हो रहा है और उसके निष्कर्ष भी सामने आ रहे हैं। उससे यह पता चलता है कि यह जो थियरी है कि सिंधु सभ्यता के निवासी दूसरे लोग थे और जो बाद में आए वो आर्य थे, उन्होंने सभ्यता को नष्ट किया, इस तर्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्योंकि जो सांस्कृतिक अलग अलग चरण दिखते हैं, कि कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ कि एक सभ्यता नष्ट हो गई, उसके स्थान पर दूसरी सभ्यता आ गई, बल्कि यहां यह दिख रहा है कि वही सभ्यता लगातार आगे बढ़ रही है। जो इतिहास का एक क्रम है, हमारी जो पीढ़ी है, इससे आने वाली पीढ़ी और ज्यादा उन्नत होगी, क्योंकि उसके पास हमारी पूरी तकनीकी, हमारे पूरे विचार होंगे, और इन विचारों के आधार पर वह आगे बढ़ेगी। इतिहास का नियम है, और इतिहास इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ता है। तो यह कहा गया कि यहां पर कोई भी ऐसा बदलाव नहीं दिखा, और जब यह सांस्कृतिक रूप से प्रमाणित हो गया, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया, तो इतिहासकारों में यह चर्चा प्रारंभ हो गई कि इतने जो भी विवाद आए कि कौन भारतीय है, कौन भारतीय नहीं है, और भारत में भी राष्ट्रवाद के कई मुद्दों पर चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं, कौन बाहरी है, कौन यहां का मूल निवासी है, और अलग अलग हमारे जो बाहरी आवरण है उसके आधार पर संघर्ष प्रारंभ हुए। तो उस पर विज्ञान क्या कहता है, तो यह महत्वपूर्ण पक्ष अब हम रखेंगे कि अब इस पर हमारा जो DNA है, हमारा जो जीन पूल है, वह क्या कह रहा है। अभी आपने देखा कि यह सारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं,
उसके आधार पर यह तो प्रमाणित हो गया कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता अलग अलग नहीं है, बल्कि एक सभ्यता दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। कई और इतिहासकारों ने इसको प्रमाणित किया कि सिंधु सभ्यता के स्थलों का इसलिए पतन हुआ, पहले कुछ लोगों ने बाढ़ कारण बताया, कुछ ने प्रशासनिक विफलता कारण बताया, लेकिन बाद में पता चला कि कैसे उसका नगरीकरण समाप्त हुआ और एक छोटी छोटी संस्कृतियों से मिलकर एक संस्कृति जो नगरीय चरण में आ गई थी वह पुनः ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिली वैसे ही भारत में द्वितीय नगरीकरण का चरण आ गया, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया। फिर से भारत में आपको नगर दिखने लगे क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां आई और नगरीय व्यवस्था आपको पुनः दिखनी प्रारंभ हो गई। तो यह माना गया कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव नहीं था और ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं मिल पाया जिसके आधार पर ऐसी पॉलिटिकल थियरी दी गई, ऐसी सोशल थियरी दी गई कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट किया। भारत के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के पूर्व वाइस चांसलर पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह, जो कि हैदराबाद के सीसीएमबी संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, और उनके साथ की जो एक महत्वपूर्ण रिसर्च टीम रही है, उसने अपने महत्वपूर्ण परीक्षण में जिसका सैंपल उन्होंने पूरे देश में लिया, उन्होंने नागालैंड के आदिवासियों से शुरू करके अंडमान निकोबार की जनजातियों, भारत में करीब करीब सभी प्रमुख जातियों, सभी प्रमुख धर्म और अलग अलग क्षेत्र के लोगों का उन्होंने डीएनए लिया। और इसके बाद जो उनका निष्कर्ष था वो बेसिकली अलग अलग भाग में पब्लिश्ड हुआ। पहला जो उनका निष्कर्ष था जर्नल ऑफ बायोसाइंस 2012 में, और जो दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली नेचर पत्रिका में 2009 में पब्लिश हुआ, जिसको डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर रीच और सीसीएमबी हैदराबाद के श्री कुमार स्वामी थंगराज जी ने पब्लिश किया। अपने शोध पत्र में आखिर इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया? अभी तक आपने जो भी सुना, अलग अलग इतिहासकारों की राय, उसके पीछे जो उन्होंने साक्ष्य दिया, उसके पीछे जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया, जो अपना तर्क दिया, लेकिन बाहरी आवरण तो आपने जान लिया, लेकिन हमारा जो आंतरिक आवरण है, जो हमारी वास्तविक पहचान है, हमारा डीएनए है, आपने सुना होगा हमारे देश में कई राजनीतिक लोग भी इसकी अक्सर चर्चा करते हैं कि इनका डीएनए खराब हो गया है, इनके डीएनए में क्या है। तो यहां आखिर हमारा डीएनए क्या कह रहा है, हमारा जीन पूल क्या कह रहा है, इनका वैज्ञानिक शोध क्या है जो पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है। हालांकि डॉक्टर लालजी सिंह स्वयं कहते हैं कि यह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, हमने मैक्सिमम प्रयास किया है सबसे अच्छा शोध का परिणाम देने में। आने वाली पीढ़ियां इसको फिर से वेरीफाई कर सकती हैं या हमारी इस नॉलेज को और आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन आज हमारे पास जो अनुसंधान का तरीका है और हमारे पास जो वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके आधार पर अभी तक की सबसे बेहतर रिसर्च मानी गई, जिसमें इनकी टीम कहती है कि हमने देश के हर भाग का अलग अलग सैंपल ले लिया और हमारा सैंपल ऐसा था जिसने करीब करीब सबको कवर कर लिया। हर धर्म के लोग, हर भाषा, क्षेत्र, समूह के लोग। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि इनका निष्कर्ष क्या है। लेकिन इनके निष्कर्ष के पहले हम एक महत्वपूर्ण विषय आपसे रखना चाहेंगे कि अभी तक ये माना गया कि भारत में जो उच्च जातियों के लोग हैं वो मूलतः आर्यों की संतान हैं, बाकी लोग द्रविड़ों की संतान हैं, जो यहां के आदिवासी हैं वो मूलतः यहां के मूल निवासी हैं, और बाकी लोग बाद में बाहर से आए। अब आखिर इस राजनीतिक और सामाजिक दावे में कितना दम है और यह वैज्ञानिक अनुसंधान क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर लालजी सिंह जी और इनकी टीम क्या कह रही है। इनका पहला जो कंक्लूजन है वह यह है कि बाहरी आवरण चाहे जो हो, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कुछ और राज्यों में एक जनजाति समूह पाया जाता है, कई जगह उनको जनजाति की मान्यता नहीं भी मिली, मुसहर। तो उन्होंने मुसहर जनजाति का देखा कि पहले ये अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे, यहां पर मुंडारी भाषाएं बोलते थे, जो खासतौर पे झारखंड छत्तीसगढ़ की जनजातियां बोलती हैं।
लेकिन जब इनका संपर्क अन्य क्षेत्रों में गए, वहां लोगों से संपर्क हुआ, तो इनकी भाषा हिंदी हो गई और ये जिन्हें हम उच्च जातियां मानते हैं उनकी जैसी भाषाएं बोलने लगे। लेकिन जब उनके डीएनए का परीक्षण हुआ तो माना गया कि उनका डीएनए और उनके पास में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग है, अर्थात उनमें काफी विभिन्नताएं हैं। भाषा भले एक है लेकिन विभिन्नताएं हैं। हमारे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित किया। अंग्रेज यहां करीब 200 वर्षों तक शासन करके गए और आज हमारे यहां जितना अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, उनके जैसे दिखने वाले लोग हैं, उनके जैसे वस्त्र पहनने वाले, उनके जैसे खान पान और उनकी जैसी सांस्कृतिक व्यवस्था अपनाने वाले लोग, आज उनकी मूल आबादी से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में हैं। यानी हमारा बाहरी आवरण तो उनके जैसा हो गया, लेकिन जब डीएनए देखा गया तो हमारा डीएनए उनसे बिल्कुल अलग है। भारत के सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान तो है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में उनका कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन हमारे जीन पूल में उनका योगदान बिल्कुल नहीं है। अर्थात कि बाहरी आवरण भले अलग दिखे, लेकिन जो आंतरिक आवरण जो इशारा कर रहा है वो क्या कर रहा है? आपका आंतरिक आवरण यह कहता है कि भारत में पिछले 10,000 वर्षों से कोई भी जीन पूल में बदलाव नहीं दिखा है। इसका अर्थ यह है कि चाहे अंडमान में रहने वाले जनजाति लोग हों, पंजाब में रहने वाले लोग हों, कश्मीर में रहने वाले लोग हों, कन्याकुमारी में रहने वाले लोग हों, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रहने वाले लोग हों, वे कोई भी भाषा बोलते हों, कोई भी धर्म उन्होंने अपना लिया हो, उन्होंने किसी प्रकार की संस्कृति अपना ली हो, लेकिन उनका जो डीएनए है वो पूरी तरह से एक जैसा है। और अभी तक की जो अवधारणा मानी गई कि सभी लोग अलग अलग हैं, यह अवधारणा पूरी तरह गलत साबित हो गई। 10,000 वर्षों का हमारा जो डीएनए का रिकॉर्ड बता रहा है कि भारतवंशी सभी लोग एक जैसे हैं। हम सामाजिक सांस्कृतिक, जैसा मैंने आपको पहले अंतर बताया, उस आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो मूल पहचान है, हमारा जो जीन है, हमारा जो डीएनए है, वो एक जैसा है। अर्थात हम सभी आपस में मौसेरे भाई हैं। कोई भी भिन्नता नहीं है हमारे डीएनए में, एक जनजाति व्यक्ति के डीएनए में, एक अमीर के डीएनए में, गरीब के डीएनए में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के डीएनए में, या किसी भी प्रकार का जो होमोसेपियंस सेपियंस का विभाजन है, वो अलग अलग किसी भी प्रकार में अलग दिख सकता है। लेकिन जो विज्ञान प्रमाणित करता है अपने शोध के आधार पर, वह बताता है कि हम सभी भारतवंशी एक ही व्यक्ति की संतान है। अर्थात हमारा जो डीएनए है वह एक जैसा है और उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जब यह वैज्ञानिक शोध पब्लिश हुआ, भारत में भी साइंस रिपोर्टर, हिंदी में विज्ञान प्रगति और महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में आया, तो हमारे यहां इतिहासकारों से लेकर और सभी अलग अलग वर्गों में इसको लेकर काफी चर्चा हुई, इस पे काफी डिबेट्स हुई। कुछ लोगों ने इस निष्कर्ष को नकारने का प्रयास किया, लेकिन इनका जो डीएनए सैंपल लेने का तरीका था और जिस प्रकार से इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया और वैज्ञानिक आधार पर उसका विश्लेषण किया और दुनिया की टॉप नेचर और बायो जर्नल जैसी मैगजीन में रिसर्च पब्लिश हुई, उसके आगे सभी के निष्कर्ष असफल हुए, क्योंकि पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित रिसर्च है। और स्वयं डॉक्टर लालजी सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसको और बेहतर कर सकती हैं। अर्थात उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि यह अंतिम रिसर्च है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इसको और सुधार कर सकती और बेहतर कर सकती है, लेकिन जैसा हम इतिहास में जानते हैं कि 1920 के पहले हमने सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं सुना था। आज हम सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। आने वाली कोई भी पीढ़ी इसको पढ़ सकती है, उसको समझा सकती है। इतिहास के जो भी रहस्य हैं वो सामने आ सकते हैं, और विज्ञान ने हमारे जीवन की कई बड़ी बड़ी चुनौतियों को बहुत आसान बनाया है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में इसमें कुछ नए शोध आए, इसका कुछ नया निष्कर्ष आए, लेकिन आज हमारा जो विज्ञान है, हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर यह शोध है, इसने यह प्रमाणित कर दिया कि हमारा ये जो महान राष्ट्र है,
जो अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय से मिलकर बना है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारी अज्ञानता देखिए कि हम धर्म के आधार पर संघर्ष करते हैं, धर्म में भी संप्रदाय और पूजा पद्धति के आधार पर, पंथ के आधार पर संघर्ष करते हैं। हमारे देश में जाति के आधार पर संघर्ष है, भाषा के आधार पर संघर्ष है, हम क्षेत्र के संस्कृति के आधार पर संघर्ष करते हैं, अमीर गरीब के आधार पर संघर्ष करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाहरी आवरण कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर का जो हिंदुस्तान बसा हुआ है, हमारा जो भारत हमारे अंदर बसा है, हमारे नसों में, हमारे डीएनए में, वो कभी अलग नहीं हो सकता। आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को पहचानें कि कौन है हम भारतीय। हम सभी भारतीय, हम सभी का डीएनए एक जैसा है। इसको कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विद्वेष फैलाता है, जो इस बारे में गलत तर्क देता है, लोगों को बांटने का प्रयास करता है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस वैज्ञानिक सिद्धांत से, हम अपने इस शोध से उसको यह बताने का प्रयास करें कि बाहरी आवरण कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो आंतरिक आवरण है, हमारा जो डीएनए है, वो एक जैसा है। हम सभी आपस में भाई हैं। अंतर केवल पीढ़ियों का हो सकता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, अलग अलग क्षेत्र, भाषा, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन सभी का डीएनए एक जैसा है। तो इतिहास की जो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, चूंकि इतिहास एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने वर्तमान को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस शोध का यही निष्कर्ष भी है कि हम सभी भारतीय आपस में मिलकर कैसे एक महान राष्ट्र का निर्माण करें, कैसे अपने क्रांतिकारियों, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अपने महापुरुषों का जो सपना था, जिसके लिए इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई हुई, हमें सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिले, कैसे उन अधिकारों को हम बनाए रख सकें, अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने मानव जीवन का जो लक्ष्य है, कैसे उसको हम प्राप्त करें और हम लगातार आगे बढ़ें। इतिहास हमें हमेशा सिखाता है, हमें हमेशा सिखाता रहेगा, और यही शोध का निष्कर्ष भी है। धन्यवाद।